हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रिमोट सेंसिंग बेसिक्स क्या हैं इसके, और स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि किन प्रक्रियाओं के तहत रिमोट सेंसिंग का जो कार्य है वो संपन्न होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है इसमें शामिल हैं, इसकी स्टेजेस जो है कौन सी हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम एरियल फोटोग्राफी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें पहले वाले वीडियोस में हम एरियल फोटोग्राफी को पूरा विस्तार से देख चुके हैं। और आज का ये जो वीडियो है इसमें मेनली हम जो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग है उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग है क्या? रिमोट सेंसिंग जो है वो किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में सूचना प्राप्त करना है। जब हम किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं और फिर भी उसके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं तो वो हमारी जो है रिमोट सेंसिंग कहलाती है। भूगोल में इससे पहले हम फील्ड में जाकर सर्वे करते थे तो हमें फिजिकली जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता था, चीज़ों को टच करना पड़ता था, तब वो इन्फॉर्मेशन जो है, तब जाकर वो मानचित्र जो है बनते थे। लेकिन रिमोट सेंसिंग क्या है कि बिना चीज़ों को टच किए जो है हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। रिमोट के रूप में जो है रिमोट आप सभी ने देखा है, चाहे वो टीवी का रिमोट हो चाहे एसी का रिमोट हो, क्योंकि वो दूर से काम करता है बिना टच किए हुए। तो वही जो है यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग के रूप में पढ़ रहे हैं। और हमारे दैनिक जीवन में रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि हमारी देखने की जो प्रक्रिया है वो रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि हम बिना चीज़ों को टच किए केवल देखकर सूचना प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार सूंघ कर भी हम सूचना प्राप्त करते हैं और कानों से सुनकर भी हम सूचना प्राप्त करते हैं। इनमें कहीं भी भौतिक संपर्क नहीं होता है। इसी प्रकार एक्सरे मशीन जो काम करती है हमारी बॉडी पर, वो भी जो है बिना बॉडी को टच किए हुए जो है ये काम होता है। इसी प्रकार अगर हम जो है किसी कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो वो रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि जो है हम बिना टच किए दूर से ही उसको जो है क्लिक करते हैं और फिर उसका जो है जो कैमरे से फ़ोटो ली जाती है उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड हम बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर जो है हम ऊपर हवा में जाकर जो है एयरप्लेन के माध्यम से जो है एरोप्लेन में हेलीकॉप्टर में कैमरा रख कर जो है फ़ोटो लें तो वो भी जो है रिमोट सेंसिंग का ही कार्य करती है। हम पहले इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार अगर सैटेलाइट में हम सेंसर स्थापित कर दें और वो जो है पृथ्वी के बारे में सूचना प्राप्त करे तो ये भी जो है रिमोट सेंसिंग का ही हिस्सा है। तो इस तरह बहुत सिंपल सी रिमोट सेंसिंग से लेकर जो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग है वो सारी जो है रिमोट सेंसिंग के ही उदाहरण हैं। अब एक जो है बहुत रिमोट सेंसिंग की परिभाषा अगर हम देखें तो ये परिभाषा जो है हमने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में क्या कहती है या उसको किस तरह परिभाषित करती है वो देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज़ द टेक्निक ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू कांटेक्ट विद इट। यानी कि जो है ये ऐसी टेक्निक है जो अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में सूचना प्राप्त करती है बिना उनको टच किए हुए या बिना उनके जो है फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना। वैसे तो रिमोट सेंसिंग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों द्वारा आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मैंने केवल एक ली है क्योंकि रिमोट सेंसिंग एजेंसी हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है रिमोट सेंसिंग करने वाली। तो इसके द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है ये बिल्कुल सिंपल है और इसमें जो है इसका सार है रिमोट सेंसिंग का। तो मुझे लगता है ये परिभाषा जो है पर्याप्त है और सिंपल है, इसको आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही एक परिभाषा ले रही हूँ, आप चाहें तो और भी विद्वानों की परिभाषा जो है याद कर सकते हैं। अब जो है रिमोट सेंसिंग के स्टेप्स यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं रिमोट सेंसिंग की जिसके द्वारा जो है रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके जो है 7 स्टेप हैं। ये 7 स्टेप हम देखें कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है रिमोट सेंसिंग के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि हमारा सन है। ठीक है, सन की जो एनर्जी है वो एनर्जी सोर्स के रूप में काम करती है। उसके बाद सन जो एनर्जी हम तक सन जो एनर्जी छोड़ता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ये जो रेडिएशन है ये हमारे वायुमंडल को पार करती है और हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। ये जो है पहली स्टेज है सन की एनर्जी। दूसरी है ये हमारे वायुमंडल को पार करेगी
ठीक है। दूसरी जो पहली स्टेज है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सन। दूसरी स्टेज है कि जो रेडिएशन सन छोड़ता है वो वायुमंडल को पार करती है और वायुमंडल को पार करने के बाद हमारे धरातल पर पहुंचती है और धरातल पर जो है ये विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के साथ अंतरक्रिया करती है, रिफ्लेक्शन करती है और ये जो एनर्जी है जो धरातल के साथ टकराती है, इंटरेक्ट करती है, ये जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो वो जो है हमारे सैटेलाइट में लगे सेंसर्स के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। सैटेलाइट है, सैटेलाइट में सेंसर लगे हुए हैं और उन्हीं सेंसर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं, उसको डेटा के इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में जो है उसको प्रिजर्व करते हैं और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो हमारे ग्राउंड स्टेशन पर अर्थ पर भेज दिया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है अर्थ से ही कंट्रोल्ड हैं तो वो ग्राउंड स्टेशन पर जो है वो डेटा सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर उस डेटा के साथ जो है विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन सबको दूर करके जो है डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है और उस प्रोसेसिंग के बाद उसको जो है इमेज के रूप में स्थापित किया जाता है। ये इमेज जो है हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकती है और जो है ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है। और जब ये इमेज हमारे पास बन जाती है तो इसके बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो है हम करते हैं, यानी कि हम इससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और सूचनाएं प्राप्त करने के बाद हम जो है उनको क्या करते हैं, विभिन्न जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट है कृषि के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है हम उसको उस इंफॉर्मेशन को जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के द्वारा जो सूचनाएं हमने निकाली हैं उसको हम जो है विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई करते हैं। ये तो जो है इन स्टेजेस का एक बहुत मोटा सा खाका है। अब हम इन स्टेजेस को एक एक करके विस्तार से जानेंगे ताकि जो है इसके बारे में और अधिक जो है हम जान सकें। सबसे पहले जो स्टेज 1 है या स्टेप 1 है यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी जो भी रिमोट सेंसिंग है उसके लिए कोई भी पृथ्वी पर कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसके लिए एक ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है और जो है ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो वो है हमारा सन। सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है एनर्जी का वो सन है और सन की जो एनर्जी पृथ्वी पर आती है उसका उपयोग करके हम जो है रिमोट सेंसिंग करते हैं। इसे हम ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसका जो है सैटेलाइट्स उपयोग करते हैं। तो ये जो है नेचुरल सोर्स हो सकता है या आर्टिफिशियल सोर्स भी जो है ऊर्जा का हो सकता है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से जब रिमोट सेंसिंग की जाती है तो वो सूर्य की एनर्जी पर नहीं निर्भर रहता है बल्कि अपनी खुद की जो है उसकी ऊर्जा होती है। जैसे जो राडार सिस्टम है वो काम करते हैं, राडार जो है खुद की एनर्जी फेंकते हैं और फिर उस एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हो गया। अब हमारी जो रिमोट सेंसिंग मेनली जो बेस्ड है वो नेचुरल सोर्स पर यानी कि सन की एनर्जी पर बेस्ड है। सन जो एनर्जी हम तक पहुंचाता है उसको हम EMR कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि रेडिएशन के रूप में सन की एनर्जी हम तक पहुंचती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है जब हम अरेंज करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये हमें बताता है कि सन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट तरंग दैर्घ्यों में या डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है उत्सर्जित होती है। इसमें जो है कॉस्मिक रेज, बहुत छोटी रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इस तरह की बहुत छोटी छोटी रेज से लेकर टीवी और रेडियो वेव तक जो है बड़ी तरंग दैर्घ्यों वाली एक बहुत बड़ा जो है विस्तार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है। और इनको जब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न पर स्थापित करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में छोटी से लेकर बड़ी वेवलेंथ तक
होती हैं। तो इसी में जो है कॉस्मिक रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़ के बाद जो है अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं। इसके बाद जो है विजिबल रेंज होती है, इंफ्रारेड रेंज होती है, माइक्रोवेव होती हैं और टीवी और रेडियो वेव्स होती हैं। तो ये जो है इतने बड़े विस्तार में जो है सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका एक बहुत छोटा-सा पार्ट है जिसको हम विजिबल रेंज कहते हैं, ठीक है? ये जो विजिबल रेंज है, इस विजिबल रेंज में हमारी आँखें जो है देख पाती हैं। हम जो सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं वो केवल इतना सा हिस्सा है कि हम केवल इतने से हिस्से को जो है देख पा रहे हैं, बाकी इतना बड़ा हिस्सा है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह हमारी आंखें केवल विजिबल रेंज में देखती हैं। लेकिन जो है जो रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जो करता है वो जो है विजिबल के साथ साथ जो है विजिबल के साथ साथ वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में और थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट रीजन इसमें भी जो है देखता है। तो इस तरह जो है सैटेलाइट किस किस फील्ड में देख रहा है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड के भी कई जो है हिस्से हैं, इनको हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे, और माइक्रोवेव रीजन, यानी कि जो हमारी मानव आंखें हैं उनसे उनके अतिरिक्त बहुत बड़े क्षेत्र में जो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब सन की एनर्जी जो है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास सन हो गया, अब वो सन की जो एनर्जी है वो किस तरह से हम तक पहुंचेगी, वो हमारे वायुमंडल को पार करके पहुंचेगी, ठीक है? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करेगी और उसके बाद जो है वो हम तक पहुंचती है। तो जब सन की एनर्जी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शन होता है सन की एनर्जी का एटमॉस्फेयर में। और वो इंटरेक्शन क्या क्या है कि सबसे पहले तो जो है स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि वायुमंडल में ही जो है जो सूर्य का प्रकाश है वो बिखर जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट वेवलेंथ देख ली। तो जो बहुत छोटी वेवलेंथ हैं वो वायुमंडल में स्कैटर हो जाती हैं, यानी कि छितर जाती हैं, बिखर जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है उनका। इसके बाद कुछ एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन हो जाता है। वायुमंडल में जो बादल वगैरह पाए जाते हैं उनसे जो है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन अंतरिक्ष में ही हो जाता है धरती पर आने से पहले ही। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रिया है एब्जॉर्प्शन। जो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है उसके जो छोटे तरंगदैर्घ्य हैं वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ये हम सभी को पता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है हमारे सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि उसको अवशोषित कर लेती हैं। अब जो प्रकाश बचता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो स्कैटर नहीं हुआ, जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो ट्रांसमिट होकर, ठीक है, वो जो है ट्रांसमिट होकर हमारी पृथ्वी तक आता है। और यही ट्रांसमिटेड एनर्जी जो है रिमोट सेंसिंग के काम आती है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है ये डिफरेंट वेवलेंथ्स में ट्रांसमिट होकर आती है। ये जो है डिफरेंट वेवलेंथ में हमारे उसमें ऐसा नहीं है कि जो है जो हमारा स्पेक्ट्रम है, यानी कि कॉस्मिक, गामा, एक्स रे सारी की सारी जो है ट्रांसमिट होकर आती हैं, ऐसा नहीं है। एक कुछ वेवलेंथ है, कुछ हिस्से हैं हमारे स्पेक्ट्रम के जहाँ पर की जो है जिसमें होकर एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो ऐसी वेवलेंथ, सूर्य के प्रकाश की ऐसी वेवलेंथ जिसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है और सूर्य का प्रकाश ट्रांसमिट होकर धरती तक पहुंचता है, उसको हम जो है एटमॉस्फेरिक विंडोज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक विंडोज़। एटमॉस्फेरिक विंडो का मतलब वो तरंगदैर्घ्य जिसमें जो है एब्जॉर्प्शन कम होता है और परावर्तन ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये विजिबल रेंज है। इस विजिबल रेंज में जो है सूर्य के प्रकाश का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। ये इंफ्रारेड रीजन है, इसमें भी जो है ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक विंडोज़ हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव क्षेत्र है, इसमें भी जो है ये तो इंफ्रारेड है, यहाँ ये माइक्रोवेव रीजन है, इसमें भी जो है हमारी जो सन की एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन में जो ट्रांसमिशन की प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। जो एनर्जी ट्रांसमिट होकर पृथ्वी तक आएगी वो हमारी रिमोट सेंसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अर्थ की एनर्जी जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेती है तो वो कहाँ आती है? वो हमारे अर्थ सरफेस पर आती है, ठीक है। वो कहाँ आती है? हमारी अर्थ सरफेस पर आती है। और अर्थ सरफेस पर आकर भी जो है ये एनर्जी इंटरेक्ट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से,
अंतर क्रिया करती है। जब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस पर पहुंची तो यहाँ पर भी जो है इसके साथ कई क्रियाएं होती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी धरातल पर चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक है या मानवीय है, वो एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। कुछ एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि अगर कोई वाटर बॉडी है तो एनर्जी जो है वो नीचे ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि उसका पारगमन हो जाता है। यहाँ जो है आप इस डायग्राम में देख पाओगे कि ये जो है ट्रांसमिटेड है, यानी कि ये आगे चली जाती है। इसी प्रकार एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट से टकराकर, रिफ्लेक्टेड एनर्जी का क्या मतलब है कि सन की एनर्जी आई और ये टकराकर जो है वापस चली जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यही जो परावर्तित प्रकाश है, ये परावर्तित प्रकाश जो है हमारे रिमोट सेंसिंग में जो है काम आता है। यहाँ पीछे हमने जो देखा था एटमॉस्फेयर में देखा था, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, और यहाँ जब हम अर्थ सरफेस पर देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो ईएमआर धरती तक पहुँचा, वायुमंडल से ट्रांसमिट होकर धरती तक पहुँचा और उसके बाद रिफ्लेक्शन होकर हमारे वायुमंडल को दोबारा जो है वो क्रॉस करेगा। तो इस तरह जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमारे एटमॉस्फेयर को 2 बार पार करना पड़ता है। ठीक है, 2 बार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सूर्य का प्रकाश है वो 2 बार हमारे वायुमंडल को पार करता है। पहला पृथ्वी तक आते हुए, और दूसरा जब एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जो है सेंसर तक पहुंचता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है हमारे सेंसर्स के द्वारा नोट की जाती है। सैटेलाइट्स हैं, अंतरिक्ष में स्थापित हैं, उन सैटेलाइट्स के अंदर जो है सेंसर्स रखे हुए हैं। वो सेंसर जो है ऐसे डिवाइस हैं जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको जो है वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो एनर्जी सेंसर तक पहुंचती है, ये एनर्जी जो है वो डिजिटल डेटा के रूप में जो है हमारा सेंसर उसको, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के बीच में ये जो है यहाँ पर ये सेंसर ऑन बोर्ड होता है, और सेंसर का जो मुंह है वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है। ठीक है, ये जो है हमेशा अर्थ की तरफ होता है ताकि वो जो है सारी की सारी रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कैच कर सके। रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंसर कैच करता है और उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो है ये जो एनर्जी है वो इसके रूप में जो है प्रोसेसिंग होकर एक डेटा जो है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है इसका जनरेट होता है। जब सेंसर तक एनर्जी पहुंचती है तो ऐसा नहीं है कि केवल रिफ्लेक्टेड एनर्जी ही पहुंचती है, केवल रिफ्लेक्टेड एनर्जी नहीं पहुंचती है, बल्कि इसके साथ साथ जो है ऐसी भी एनर्जी पहुंचती है जो अनवांटेड होती है, जैसे कि जो स्कैटर्ड एनर्जी होती है, ये हम पीछे देख चुके हैं। इसी प्रकार जो है जो स्कैटर्ड एनर्जी होती है वो सेंसर तक पहुंचती है और वो हमारे इमेज के कंट्रास्ट को कम करती है, ये अनवांटेड एनर्जी होती है। तो ये अनवांटेड एनर्जी भी जो है सेंसर तक पहुंचती है, जिसको हमें बाद में प्रोसेसिंग के माध्यम से उसका जो प्रभाव है वो कम करना पड़ता है। तो इस तरह जो है रिफ्लेक्टेड एनर्जी को हमारे सेंसर रिकॉर्ड करते हैं। सेंसर जो रिकॉर्ड करेंगे वो क्या करेंगे, वो सेंसर जो एनर्जी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये हमारे जो है सैटेलाइट है, सैटेलाइट पे लगे हुए सेंसर हैं, उन्होंने एनर्जी को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डेड एनर्जी को अर्थ पर भेजा, ग्राउंड स्टेशन पर। ये जो ग्राउंड स्टेशन है इन्होंने डेटा को जो है एक्सेप्ट किया या इसको जो है डेटा को प्राप्त किया। सेंसर जो एनर्जी रिकॉर्ड करता है वो अर्थ तक जो है भेजी जाती है ग्राउंड स्टेशन पर, और वो ग्राउंड स्टेशन जो है उस एनर्जी को, उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि उस पर विभिन्न प्रकार की जो है प्रक्रियाएं अप्लाई की जाती हैं। जो जैसा मैंने अभी बताया कि अनवांटेड एनर्जी भी सेंसर तक पहुंचती है, तो वो जो डेटा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, वो एज इट इज़ जो है ग्राउंड स्टेशन पर भेज दिया जाता है, और ग्राउंड स्टेशन पर प्रोसेसिंग के माध्यम से जो है उस अनवांटेड एनर्जी के प्रभाव को कम किया जाता है। अब ये जो सैटेलाइट हमारे हैं, ये जो सैटेलाइट हैं, ये सैटेलाइट जो ग्राउंड स्टेशन पर जो डेटा भेजते हैं, इसकी 2-3 प्रक्रियाएं हैं। हर सैटेलाइट का अपना एक एरिया होता है। ओके, हर सैटेलाइट का अपना एक एरिया होता है कि इतने एरिया की पिक्चर जो है ये लेगा।
तो अगर जो है इससे बाहर की पिक्चर है तो फिर सैटेलाइट जो है रिले नियम पर काम करते हैं। जैसे रिले रेस में हम जो है जो बैटन है वो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी को पहुंचाते हैं, इसी प्रकार सैटेलाइट भी जो है एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को डेटा पहुंचा सकता है, क्योंकि इस सैटेलाइट का जो एरिया है वो केवल इतना है। अगर इससे बाहर की जो है एनर्जी इसको चाहिए, इससे बाहर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दूसरा सैटेलाइट जो है इसको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ग्राउंड स्टेशन जो है अर्थ पर बने होते हैं, जो कि एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं। और वो जो एनर्जी है वो रॉ डेटा होता है, डिजिटल एनर्जी होती है वो। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जो है डेटा होता है, उस डिजिटल डेटा को रिसीव करने के बाद जो है उसको जो है इमेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो इमेज हार्ड कॉपी भी हो सकती है और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में भी जो है वो कॉपी हो सकती है। एक सैटेलाइट का जो एरिया है, जो जितने एरिया में जो है सैटेलाइट काम करता है, उसको जो है ग्राउंड GRS बोलते हैं, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन जो है उसको बोलते हैं। तो ये जो ग्राउंड स्टेशन है, ये ग्राउंड स्टेशन, भारत का जो ग्राउंड स्टेशन है वो शादनगर में स्थित है, हैदराबाद के निकट जो है ये स्थित है। तो इस तरह भारत के जो सैटेलाइट है, जो भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, वो शादनगर के ग्राउंड स्टेशन पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भेजते हैं और शादनगर में जो है डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ये एक्चुअली वही नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का जो है कार्य है। तो इस तरह शादनगर में जो है ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन जो है स्थापित है। अब जब ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर जो है ग्राउंड स्टेशन पर जो है हमें जब डेटा प्राप्त हो गया और उससे हमने इमेज बना ली, डिजिटल फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में हमने जो है इमेज बना ली, तो उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है उस इमेज की इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, इस पर एक पूरा वीडियो जो है आपको जो है बताया जा चुका है पूरे वीडियो में कि इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हम जो है कैसे करते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस मतलब कि इमेज से सूचनाएं निकालना। इमेज हमारे पास आ गई, उस इमेज से सूचनाएं निकालने की प्रक्रिया जो है वो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में की जाती है। और ये जो है ये दो तरह से होता है। पहला है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, यानी कि आँखों से देखकर जो है हम इमेज से सूचनाएं निकालते हैं। ये जो है जो भी इमेज होती है हमारी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसी भी हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करके उसको जो है स्टीरियोस्कोप वगैरह से देखकर हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है निकालते हैं। तो ये हमारा विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन हो गया, आंखों से देखकर। दूसरा जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी हो सकती है, यानी कि डिजिटल जो इमेज है, जो सॉफ्ट कॉपी है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से जो है हम सूचनाएं निकालते हैं। इसमें भी जो है ट्रेनिंग साइट्स वगैरह देनी पड़ती हैं, तो मानव का रोल यहाँ भी है। लेकिन एक बार जो है कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के डेटा को फीड कर कर जो है उससे मनचाही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में हम इमेज से सूचनाएं निकालते हैं। जब वो सूचनाएं हमारे पास आ गई तो उन सूचनाओं को हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन सूचनाओं से हम कोई ग्राफ बना सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डायग्राम बना सकते हैं, थीमेटिक मैप बना सकते हैं, यानी कि हम उसको सिंप्लीफाइड, जो इमेज से हमने जो सूचनाएं निकाली हैं उसको और सिंपल वे में हम जो है उसको यूज़ करते हैं। जो इंटरप्रिटेशन हमने की है, जो सूचनाएं निकाली हैं, उनको थीमेटिक मैप, स्टैटिस्टिक डायग्राम या ग्राफ्स के माध्यम से हम जो है उसको दर्शाते हैं ताकि वो आम आदमी के समझने लायक बने। जब उससे हमने सूचनाएं निकाल ली और उस सूचनाओं को बहुत सरल बना दिया, उसके बाद उन सूचनाओं के आधार पर जो है हम एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं, यानी कि जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उन सूचनाओं से हम जो है अप्लाई करते हैं उन सूचनाओं को। जैसे कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में रिमोट सेंसिंग को जो है अप्लाई कर सकते हैं कि जो है फसल कैसी है, और इस तरह की सारी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो जल संसाधन है उसके क्षेत्र में हम रिमोट सेंसिंग के जो डेटा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल स्टडीज़ में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और विभिन्न प्रकार का जो भूमि उपयोग है, या फिर समुद्र मॉनिटरिंग में, इसके अलावा वेटलैंड मैपिंग, और ऐसे बहुत बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर रिमोट सेंसिंग के डेटा को जो है अप्लाई किया जा सकता है और इसका जो है लाभ पूरे मानव विकास के लिए उठाया जा सकता है।
तो इस तरह ये जो है एप्लीकेशन के साथ जो है रिमोट सेंसिंग की हमारी जो स्टेजेस हैं वो पूरी होती हैं। अगर आप ये जो 7 स्टेजेस हैं इनका जो है एक मोटा सा खाका इस वीडियो में दिया गया है जो ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जो है इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर है। इनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो इस छोटे से वीडियो, केवल इस वीडियो में बतानी संभव नहीं है, तो इन पर अलग से एक वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि जो है ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आज जो रिमोट सेंसिंग स्टेजेस पढ़ाई गई हैं, रिमोट सेंसिंग के जो चरण मैंने पढ़ाने की कोशिश की है वो समझ आए होंगे। और आगे मिलते हैं फिर वीडियो में जिसमें हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर विस्तार से जानेंगे। तब तक जो है इसको तैयार कीजिए और अपना ख्याल रखिए।